प्रसाद जो पैंट शर्ट पहन के स्कूटी चला रहे थे, शारदा चूड़ीदार पहनकर उसके पीछे बैठी हुई थी और उसे पीछे से जकड़ के पकड़ी हुई थी। शारदा, हम प्यार के तोता मैना जैसे उड़ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? शादी योग्य हमारा एक बेटा है और आप कह रहे हैं कि प्यार में तोता मैना जैसे हवा में उड़ने के लिए। शर्म आती अगर मैं सामने वाली सुजाता, पड़ोस में रहने वाली पार्वती या कमला से पूछता, लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी से पूछा है। बहुत मजाक हो गया। उम्र दिन पे दिन हमारी बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। शारदा कही रही थी, तभी प्रसाद अपनी स्कूटी ले जाकर एक पार्क के सामने रोकते हैं। ये देखकर शारदा थोड़ी अचंभित हो जाती है। ये क्या है जी? आपने तो उड़ने की बात कही थी, यहाँ पार्क में क्यों ले आए? उड़ने के लिए हमारे पास पंख होने चाहिए ना, वो तो हमारे पास नहीं है और ना ही भविष्य में कभी होगा। इसीलिए तुम्हें मैं पार्क में ले आया। उतरो शारदा। शारदा फिर स्कूटी से नीचे उतरती है। उधर रमेश जो ऑफिस में दुखी होकर बैठा हुआ था, उसे काम में मन नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त मॉडर्न ड्रेस में उसकी बॉस अनामिका उसके सामने आती है। मिस्टर रमेश, क्या हुआ है आपको? इससे पहले तो प्रोजेक्ट के काम में इतनी गलतियाँ कभी नहीं हुई है। कोडिंग में बहुत गलतियाँ है। आर यू फाइन? आई एम नॉट फाइन मैडम। ओके मिस्टर रमेश, यू कैन गो। फिर वहाँ से अनामिका चली जाती है। रमेश भी अपने ऑफिस में बिल्कुल रुकना नहीं चाह रहा था, इसीलिए वो अपना बैग उठाता है और निकल जाता है। अनामिका अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही होती है। टेबल पे रखा उसका सेलफोन बज उठता है। अनामिका देखती है, उसमें लिखा था डैड कॉलिंग। फोन उठाऊंगी तो शादी करके मेरा सर खा लेंगे। अभी बहुत काम है। पर रमेश को अचानक क्या हुआ? प्रोजेक्ट के काम में इतनी गलतियां इससे पहले उसने कभी नहीं की थी। शिट, ऐसा सोच ही रही थी, तभी डोर खुलता है। अनामिका के पिताजी सुदर्शन कमरे के अंदर आते हैं। मैं यहाँ ऐसे आ जाऊंगा, तुमने सोचा नहीं था ना? आइए पिताजी, बैठिए ना। इस तरह कहने पे सुदर्शन आके चेयर पे बैठते हैं। आप कुछ लेंगे पिताजी? तुम बस कह दो कि तुम शादी करोगी, वही मेरे लिए बहुत है। घर पे भी वही शादी की बात, ऑफिस आओ तो शादी की बात, और कुछ नहीं है क्या? नहीं है, तुम्हें शादी करनी ही होगी एक अच्छे लड़के से। ससुराल जाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं खुश हो पाऊंगा। लेकिन डैडी, अभी इसी वक्त एक अच्छा लड़का मुझे कहाँ से मिलेगा? आंखों से नहीं बेटा, दिल से देखो। हमारे पसंदीदा लोग हमारे आसपास ही होते हैं। इस तरह सुदर्शन अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं और उधर पार्क में शारदा एक बेंच पर बैठी हुई होती है। प्रसाद 2 आइसक्रीम लेके आते हैं और जाके शारदा के बेंच में बगल में बैठ जाते हैं। शारदा और प्रसाद दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। क्या हो गया आपको? आज जवानों के तरह आशिक बने हुए घूम रहे हैं। मुझे तुम्हारी तकलीफों के बारे में पता चला। इस तरह कहने पे शारदा की आंखें नम हो जाती है। हमेशा तुम काम करती रहती हो, कभी भी थकती नहीं हो। तुम्हारे घुटनों का दर्द, हाथ का दर्द, कमर में दर्द, सारे दर्द बर्दाश्त करके तुम चेहरे पे हंसी रख के काम करते रहती हो। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आराम करवाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पार्क में ले आऊं। आराम मिलेगा, पर इस तरह से नहीं, जब घर में बहू आ जाएगी। जान पहचान वालों को सभी को कहा है, बहुत जल्द एक अच्छी बहू जो हमारे घर के लायक हो वो मिल जाएगी। इस तरह बात करते हुए दोनों लव बर्ड्स आइसक्रीम खाने लगते हैं। उधर कैबिन से जैसे पिताजी सुदर्शन बाहर निकलते हैं, अनामिका सोचने लगती है, डैडी के कहे मुताबिक ऐसे आसपास में अच्छा लड़का सिर्फ रमेश ही है। वो रमेश को फोन लगाती है। उस वक्त रमेश एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हुआ था। बताइए मैडम। कहाँ हो तुम रमेश? पूछने पर रमेश अस्पताल का नाम बताता है। 10 मिनट के अंदर अनामिका कार लेके अस्पताल में पहुंचती है। हॉस्पिटल के परिसर में ही दोनों एक बेंच पे जाके बैठते हैं। दोनों अपनी शादी की बात करते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। उस रात में ही अनामिका अपने पिताजी सुदर्शन को ये अच्छी खबर सुनाती है। सुदर्शन बहुत खुश होते हैं और शादी के लिए मंजूरी दे देते हैं। उधर रमेश भी अपने घर पे सोफे पे बैठ के माँ पिताजी को अनामिका के बारे में बताता है। वो भी खुश होते हैं और शादी के लिए मंजूर हो जाते हैं। फिर सभी की उपस्थिति में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ अनामिका रमेश की शादी होती है।
अनामिका अब अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। एक दिन शारदा से अनामिका कहती है, माँ जी, आपका बेटा कह रहा था कि आपको कुछ दर्द वर्द की समस्या है। उन्होंने कहा कि आपका ख्याल रखने के लिए। पर माँ जी, मुझे खाना पकाना, घर का कामकाज नहीं आता। ये 2 काम आप कर लीजिए, मैं आपका ख्याल रख लूंगी। उसकी बातें सुन के शारदा कुछ जवाब नहीं देती। अब चूंकि मैं घर का कामकाज या खाना पकाना नहीं जानती, तो ये बात अपने बेटे से मत कह दीजिएगा, नहीं तो रमेश मुझे घर वापस भेज देंगे और मेरे पिताजी परेशान हो जाएंगे। अच्छी बात है, कम से कम अपने पिताजी के बारे में तुम सोचती हो। कहकर शारदा फिर से खाना वाना पकाने में, घर के कामकाज में लग जाती है। जब प्रसाद और रमेश देखते थे तो वो दिखाती थी कि वो कामकाज कर रही है, पर जब नहीं देखते थे तो वो रील्स देखती थी, फोन पे बातें करती थी और ऑफिस का काम करके वक्त गुजारती थी। फिर एक दिन रमेश, अनु, तुम घर में ऑफिस का काम करती हो कि माँ का देखभाल करती हो? राम, मैं घर का काम, किचन का काम करने के बाद ही ऑफिस का काम करती हूँ। वक्त मिलने पे रील्स देखती हूँ या फोन पे बात करती हूँ। जाके माँ जी से तुम ही पूछ लो। कहकर वो रमेश को बेडरूम से सीधा हॉल में जहाँ शारदा थी वहाँ पे खींच के ले जाती है। फिर पूरी बात बताती है। शारदा पूरा मामला समझ जाती है। बेटा रमेश, बहू ही सारा घर का काम करती है, मैं तो आराम करती हूँ। फिर जब वक्त मिलता है तब वो ऑफिस का काम करती है। रमेश अपनी माँ की बातों पर भरोसा करता है और अनामिका को लेकर वहाँ से चला जाता है। शारदा पूरा मामला संभाल लेती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा खाना पका रही होती है। वहीं पास में अनामिका अपने फोन पर रील्स देखती है और जोर जोर से हंसती है। शारदा अचानक से खाना पकाते पकाते बेहोश होकर गिर जाती है। उन्हें इस तरह बेहोश होते देख अनामिका घबरा जाती है। जल्दी से वो शारदा को अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर साहब शारदा की जांच करके अनामिका से कहते हैं, मैंने प्रसाद और रमेश से पहले ही कहा था कि शारदा को देर तक खड़े मत रखिएगा, उन्हें इस तरह से परेशान मत कीजिएगा, कोई काम करने मत दीजिएगा। पर उन दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इन्हें घुटनों में दर्द है, विश्राम की बहुत जरूरत है, पर इन्होंने मेरी बात मानी नहीं। बिना विश्राम किए हुए ये लगातार घर का कामकाज करती रही है। अब इनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। परिस्थिति ऐसी है कि पैर तक नहीं हिला सकती। मुझे राम से बात करना होगा। डॉक्टर साहब की ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अभी अगर राम को इस बारे में पता चला कि मैंने उनकी माँ का ख्याल नहीं रखा, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और इस बात से मेरे पिताजी दुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। ये सोचकर वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैं सासू माँ का ख्याल रखूंगी, उन्हें कुछ मत बताइएगा, वो दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर वो शारदा को लेके गाड़ी के पास जाती है। आपको इतना दर्द है, इस बारे में आप बता सकती थी ना माँ जी। तुम अपने पिताजी के बारे में इतना सोचती हो ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। शारदा की बातें सुन के अनामिका की आंखें भर आती है। शारदा अनामिका आके गाड़ी में बैठती है। गाड़ी घर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद शारदा अपने बिस्तर पे आराम कर रही होती है। मॉडर्न अनामिका अब अपने सेलफोन में तरह तरह के वीडियो देखकर खाना पकाना शुरू करती है। रमेश उधर से अपने ससुर जी सुदर्शन को घर ले आता है। प्रसाद भी घर लौट आते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। अनामिका डरते डरते खाना परोसती है। मुंह में डालते ही सभी लोग थू थू करके खाना फेंक देते हैं। रमेश अनामिका को गुस्से से देखने लगता है। देखकर अनामिका बहुत घबरा जाती है। अनामिका, अब समझ में आया, अब तक तुमने कभी भी खाना ही नहीं पकाया, माँ से ही सारा खाना पकवाया। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा खाने का स्वाद बिल्कुल माँ जैसा कैसे, तो तुमने बताया कि माँ जैसा कहती है, मैं उसी मुताबिक खाना पकाती हूँ। हाँ, उसकी बातें सुन के अनामिका घबराते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर ने जब फोन करके मुझे पूरी बात बताया था, तभी मैं समझ गया था कि तुम खाना नहीं पकाती हो और घर का सारा काम माँ से ही करवाती हो। ये क्या बेटा, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी सासू माँ बीमार है तो तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? घमंडी है पिताजी। माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था मामला इतना सीरियस है। अब से मैं सासू माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ बेटा, भले ही बहू को खाना पकाना नहीं आता, पर उसके मन में मेरे लिए बहुत प्यार है। मैं उसके पास बैठ के उसे खाना पकाना सिखाऊंगी, वो जरूर सीखेगी। हाँ राम, माँ जी ने कहा वो मुझे खाना पकाना सिखाएगी, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। राम, वो कह रही है कि अपनी सासू माँ से वो खाना पकाना सीखेगी।
उसे एक मौका दे दो। हाँ पिताजी, मुझे माँ भी चाहिए और अनामिका भी चाहिए, और वो दोनों जब साथ है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह राम कहता है। तब से मॉडर्न अनामिका अपनी सासू माँ के पास खाना पकाना सीखती है और सब साथ मिलके खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। सास बहू शारदा अनामिका वहाँ पे घूम रही थी खेत में, जहाँ पे फसल ठीक से हुई नहीं थी। मैंने लाखों बार समझाया था, पर तुम्हारे पिताजी तो बिल्कुल सुना ही नहीं, और ये 10 एकड़ जमीन खरीद लिए। 5 एकड़ में खेती हुई, लेकिन देखो फसल ठीक से हुई नहीं। पता नहीं तुम्हारे पिताजी इस तरह के काम क्यों करते हैं। पिताजी हमारे भलाई के बारे में ही सोच के किए होंगे। तुम तो यही कहोगी, जो उन्होंने किया वो भले के लिए किया। तुम्हें लगता है कि वो हमारे भले के लिए ही किया है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत बड़ी बेवकूफी है? ऐसा नहीं है माँ जी। तुम मुंह बंद करो। इतना कहते ही अनामिका जल्दी से शारदा का मुंह बंद कर देती है। ये देखकर शारदा अनामिका के सर पे एक चटाक लगाती है। तब जाके जल्दी से अनामिका हाथ हटाती है। मैंने क्या मेरा मुंह बंद करने को कहा? तुम्हारा मुंह बंद करो। इस तरह कहने पे जल्दी से अनामिका अपना मुंह बंद करती है। फिर वो जब दोनों खेतों से चलते हुए घर के तरफ आने लगी तो बाकी के 5 एकड़ जो जमीन थे वहाँ पे एक महर्षि आंखें बंद करके बैठे हुए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह वो कह रहे थे। महर्षि को वहाँ बैठकर मंत्र पढ़ते देख सास बहू घबरा जाती है। फिर वो दोनों महर्षि के पास जाती है। वहाँ महर्षि आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान लगा रहे होते हैं। वहाँ जाने के बाद भी उनसे बात करने की हिम्मत सास बहू को नहीं हुई। बस वो दोनों डर के मारे उन्हें देखते रह गई। तभी अचानक से महर्षि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। तुम दोनों को मुझसे कुछ बात करनी है क्या? हाँ स्वामी जी, यहाँ पे कोई शिव मंदिर नहीं है और ना ही कोई शिव जी की मूर्ति है। फिर आप यहाँ पे बैठकर शिव जी की ध्यान क्यों लगा रहे हैं? पर मुझे यहाँ एक शिवलिंग दिख रहा है। आपको दिख रहा है, पर हमें तो नहीं दिख रहा है। असल में माजरा क्या है? अगर तुम्हें शिवलिंग नहीं दिख रहा है, तुम्हें तो पता है क्या करना है। फिर मेरे मुंह से तुम क्यों जानना चाहती हो? जानते हैं स्वामी जी, जानते हैं। फिर तुम वही करो। इतना कहकर महर्षि वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सास बहू शारदा अनामिका एक दूसरे को आश्चर्य होकर देखने लगती हैं। परेशान होकर वो घर लौटने लगती हैं। उधर ऑटो में दुखी चेहरा लेकर प्रसाद और रमेश बैठे हुए थे। ऑटो ड्राइवर महेश ऑटो लेकर गांव की तरफ जा रहा होता है। चाचा जी, ये लॉयर बिल्कुल काम का नहीं है। आज तक जितने भी केसेस लिए सब में ये हार गया है। उनकी बातें सुन के तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था पिताजी। बुरा लगेगा इसलिए मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। बेटा रमेश, वो मेरे दोस्त है। जब पहली बार मिले थे उन्होंने क्या कहा था याद है? अरे पिताजी, दोस्ती अलग चीज है और काम अलग चीज है। एक दिन पहले तक वो केस जीतने वाले थे और आज उन्होंने क्या कहा याद नहीं। जब सारे कागजात में साफ साफ दिख रहा है तो वो क्या करेंगे बताओ? जब वो खेत बेच रहे थे तब उसकी बातों को हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब वो कह रहा कि कहा ही नहीं है। अब कोर्ट तो सबूत मांगता है, उसमें क्या करना है बोलो? लेकिन आपके लॉयर दोस्त ने जो विश्वासघात किया उस बारे में आपको याद ही नहीं रहता। केस के बारे में उन दोनों में बातें हो रही थी। महेश उन दोनों की बातें सुन रहा था और तेजी से ऑटो चला रहा था। उधर सासू माँ शारदा और बहू रानी अनामिका ज्योतिष परमेश्वर पंडित के पास जाती है और उनके सामने जाकर बैठ जाती हैं। माँ, जो समस्या आप लोगों की है उसका उपचार भी आपके पास ही है। हमारे पास? हाँ माँ, तुम्हारे पास ही है। क्या तुम भूल गई जो वादा तुमने किया था? नहीं पंडित जी, ऐसा तो नहीं है। हमने भगवान शंकर पे भरोसा किया, उनकी मूर्ति रखी, रोज हम उनकी पूजा करते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। तुम जो मूर्ति से विशाल मूर्ति बनाने का वादा किया था उसका क्या हुआ? अच्छा, वो तो उस खेत में तो केस चल रहा है। एक आदमी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। एक साथ 10 एकड़ जमीन है ये सोचकर हमने जमीन ली थी। देखिए, जो भी समस्या है भगवान शंकर की पूजा पाठ आपको करनी होगी। कार्तिक माह आ रहा है, शिव जी का बहुत ही पसंदीदा माह ये। आप शिव जी की पूजा कीजिए,
बहू को उपवास रखने को कहिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। अब आप लोग जाइए। इस तरह कहने पर शारदा अनामिका उन्हें प्रणाम करती है और फिर घर के लिए रवाना हो जाती है। उनके सामने से प्रसाद और रमेश भी वापस आ रहे थे। वो सब एक जगह मिलते हैं, फिर बातचीत करते हुए घर लौट आते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश जाके सोफे पे बैठते हैं। बहू, अनामिका, सबके लिए पानी ले आना। ठीक है माँ जी, अभी सबके लिए ले आती हूँ, कहकर वो पानी लाने चली जाती है। आपके लॉयर फ्रेंड ने क्या कहा? उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। माँ, जिस आदमी ने जमीन बेची थी उसने बहुत झूठ बात कही थी। आप लोगों को सोचना चाहिए था इतने कम में 10 एकड़ क्यों दे रहा है। आप लोग जांच पड़ताल क्यों नहीं किए? मैंने आपसे तभी बोला था, पर आपने सुना नहीं। आप देखने गए और सीधा एडवांस देकर आ गए। अब देख लीजिए, 10 एकड़ जमीन के नाम पे सिर्फ हमें 5 एकड़ ही जमीन मिली है और उस पे जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं उसमें सिर्फ घाटा ही होता है। तब तक अनामिका सभी के लिए ट्रे में पानी का ग्लास लेकर आती है और सबको देती है। सभी लोग पानी पीते हैं। वैसे माँ, तुम और अनामिका कहाँ गई थी? हम पंडित के पास गए थे। तो उन्होंने क्या कहा माँ? तुमने जो कहा था उन्होंने भी वही बात कही कि उस जगह पर हमें एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके पूजा करनी होगी, तभी जाके हमारा अच्छा समय फिर से लौट आएगा। ये सुनकर प्रसाद बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अपने बेडरूम में चले जाते हैं। पर माँ जी, पंडित जी ने जैसे कहा कि कार्तिक माह में शिव जी की पूजा करने के लिए, उपवास रखने के लिए, मैं वो सब करूँगी। ठीक है बहू, वैसे अब सब जिम्मेदारी शंकर जी पे ही है। इस तरह कहती है। फिर एक दिन कार्तिक माह के सुबह सुबह बहुरानी अनामिका उठ के ठंडे पानी से नहा के घर की साफ सफाई करके रंगोली देती है। फिर शिवलिंग की पूजा करके वहाँ दीप जलाती है, घंटी बजा के आरती करती है। फिर घर के प्रवेश द्वार के पास 2 दिए जलाती है। उस दिन अनामिका उपवास करके सिर्फ शिव जी का नाम लेती है। इसी के साथ साथ वो घर का सारा कामकाज और खाना पकाती है। फिर शाम को वो सर से नहाती है, शिव जी की पूजा करती है, द्वार के सामने वो दीप जलाती है, शिव जी के सामने प्रसाद अर्पित करती है। फिर खुद के लिए अलग से खाना पका के उसके बाद वो खाना खाती है। परिवार भी उसका साथ देते हैं कार्तिक माह के उपवास करने में और उसे सहायता करते हैं। उस दिन कार्तिक माह का पूर्णिमा का दिन था। वो शिव जी के सामने कपूर जला के आरती करती है। हे महादेव, हे शिव शंकर, मैं आपकी बहुत दिनों से पूजा अर्चना करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ। आपके नाम के जाप से ही जीवन चल रहा है। पर पिता परमेश्वर, बस इतना बताइए, आप हमसे इस तरह क्यों प्रतिशोध ले रहे हैं? हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा बरसाइए। वो इस तरह विनती करती है। तभी शिव जी की मूर्ति चमकने लगती है। अनामिका बड़ा आश्चर्य होकर देखती है, फिर प्रणाम करती है। देखो माँ, तुम गलती करो और फिर मुझसे सवाल भी करो, अब तो ये तुम्हारी आदत हो गई है। आप तो हमारे पिता परमेश्वर है और हम आपके संतान। अगर हमसे कोई दोष हो गई है तो उन गलतियों को सुधार दीजिए। हम हमेशा सही रास्ते पे चले, ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है पिता। एक हद तक ही किसी भी पिता को साथ चलने की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद नहीं। आगे का रास्ता उसे अकेले ही चलना होता है। ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा भोलेनाथ? हमने वादा किया था कि हमने एक बड़ा प्रतिमा की प्रतिष्ठा करेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि उस मूर्ति की प्रत्येक दिन पूजा भी हो। हम सब करने को तैयार है। इधर का खेत ठीक नहीं है, उधर कोर्ट से जीते नहीं है। बताइए, हम इस तरह कैसे आपकी प्रतिष्ठा करें? तो अभी तुम मुझसे क्या चाहती हो अनामिका? आपको तो सब पता है परमेश्वर, आप हमें बस रास्ता दिखाइए। तुम्हारी कार्तिक माह की पूजा बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हुई है, तुम्हें वर जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो रोशनी अदृश्य हो जाती है। अनामिका शिव जी के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। फिर वो हॉल में आती है जहाँ प्रसाद, रमेश, शारदा बैठी हुई थी। प्रसाद का फोन बज उठता है। दूसरे तरफ थे लॉयर फ्रेंड। बताओ लॉयर दोस्त। हम केस जीत गए हैं। जब पता चला कि सारी गलती भूपति की थी तो केस में हमें जीत मिली। ये सुनकर प्रसाद बहुत खुश होते हैं और फिर फोन रख देते हैं। शारदा, रमेश, अरे बहू, हम केस जीत गए। ये सब हुआ है बहू के उपवास रखने के कारण। जय शिव शंकर। सब उन्हीं की कृपा है।
अब हमें सोचना पड़ेगा कि उनकी प्रतिमा को हम कैसे प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हाँ जरूर बहू। इतना कहकर वो पंडित जी के पास जाकर पूरी परिस्थिति के बारे में बताते हैं। फिर उन्हें साथ लेकर खेत में जाते हैं। वहाँ पे बैठकर एक महर्षि बड़े मन से ध्यान लगा रहे थे। देख के ही पंडित जी समझ जाते हैं कि ये महर्षि के भेष में और कोई नहीं, साक्षात भोलेनाथ हैं। प्रसाद जी, जहाँ पे महर्षि बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं वहीं पे मूर्ति की स्थापना करनी होगी। इतना कहते ही महर्षि अपनी आंखें खोलकर देखते हैं। सभी लोग महर्षि को प्रणाम करते हैं। जब महर्षि वहाँ पे शिवनाम की जाप कर रहे थे, वो एक बड़े से ट्रक में शिवलिंग ले आते हैं और वहाँ पे स्थापना करते हैं। पंडित जी शिवनाम के साथ मंत्र उच्चारण करते हैं और प्रसाद उसके परिवार शिवलिंग की पूजा करते हैं। तभी एक रोशनी आकाश से आकर सीधा शिवलिंग पर पड़ती है। उस दिन से नित्य पूजा होना वहाँ पे शुरू हो जाता है। क्योंकि वो एक अलौकिक प्रतिमा थी, इसीलिए भक्त आके भी वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। आप ही जन्म है, आप ही मृत्यु है, इस जीवन चक्र का कारण भी आप ही है। जय भोलेनाथ की जय। इस तरह वो भोलेनाथ का नाम जाप करती है और काम काज करके जीवन गुजारती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।